नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो है राष्ट्रपति चैप्टर स्टार्ट किया था। आज इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बोला गया है, अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए या नामांकन के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक नहीं है? पहला है आयु 35 वर्ष हो। ये बिल्कुल सही है। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए, तो ये प्रश्न के हिसाब से गलत होगा। पढ़ा लिखा हो, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। पढ़ा लिखा हो तो राइट भी आंसर होगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। देश का नागरिक हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही। सांसद चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए और देश का नागरिक हो, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, यानी कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हाँ, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कौन सा जो है विचार सही है, ये गलत हो जाएगा। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे बोला गया संसद, देखिए संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाते हैं, तो लेकिन राष्ट्रपति के नामांकन के लिए सिर्फ लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, यानी कि लोकसभा के सदस्य की योग्यता होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे संसद की बात की है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, तो ये गलत होगा। तो हमारा बी राइट आंसर होगा। केवल दो ही सही है। आगे देखेंगे। ठीक है, ये बताया गया 58 में योग्यताएं दी गई हैं, ठीक है। 58 में भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, इसका लोकसभा का। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 31, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु एक सांसद या विधानसभा का सदस्य है और राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक देखना है क्या होना चाहिए। चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, ये गलत है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, यानी जब निर्वाचन होता है तो 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता यानी सांसद की और विधानसभा की छोड़नी होगी, तो ये भी गलत होगा। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ये बिल्कुल सही है। जैसे ही राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाएंगे, उसके तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता उन्हें छोड़नी होगी, कहाँ की? सांसद की और विधानसभा की, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ये देखेंगे। प्रश्न संख्या 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 की बात की जा रही है यहाँ पे।
अनुच्छेद 57 में यह प्रावधान किया गया है कि पुनर्निर्वाचन की क्या-क्या योग्यताएँ हैं? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताओं के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 57। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, तो उसको उस विवाद का कहाँ जो है फैसला किया जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 34। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है? राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने निर्वाचन की तारीख से, ये ऑप्शन दिए गए हैं, अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से या निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन से 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहता है। तो सी हमारा आंसर होगा, जिस दिन पद ग्रहण करेंगे। तो ये किसमें? अनुच्छेद 56(1) के अनुसार है, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 35। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? अगर भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे, तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जल्द से जल्द इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। ये भी ध्यान रखेंगे। ये देखेंगे, अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56 में बात की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 36। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 37। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। जो भारत का राष्ट्रपति है, उसको उसके पद से कौन हटाता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर, जो है 61 अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग है। संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 के खंड 1 में उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 38। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 39। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। प्रश्न संख्या 40। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। यानी उनका अगर कार्यकाल पूरा नहीं होता है, उससे पहले भी राष्ट्रपति जी को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, संसद में महाभियोग चला के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। आगे देखेंगे। 41। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? दोनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों, यानी संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 103 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप को अन्वेषण करेगा। ठीक है, या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 42। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 43। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। ये राइट आंसर हुआ। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 44। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 45। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन पूर्व की। ठीक है, 14 दिन पूर्व आपको जो है राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि उन पर महाभियोग चलाया जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति जी द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए, संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसे लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 यानी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। 2/3 बहुमत यानी कि अगर 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी महाभियोग चलाने के लिए, उस सूचना में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और जब महाभियोग शुरू होगा सदन में तो शुरू होने के लिए 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर उसमें होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ठीक है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग तो है परंतु उसके महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन में से निर्वाचक मंडल में तो शामिल होते हैं लेकिन महाभियोग में शामिल नहीं होते हैं। तो राज्यों की विधानसभाएं, ये ध्यान रखेंगे, राज्यों की विधानसभाएं निर्वाचक मंडल में शामिल होती हैं। ठीक है, राज्य की विधानसभाएं निर्वाचक मंडल में शामिल होती हैं लेकिन महाभियोग में शामिल नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्य की विधानसभाएं महाभियोग में शामिल नहीं होती है। और विधान परिषदें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों महाभियोग में शामिल होती हैं परंतु विधान परिषदें निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे, निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होती हैं। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है। राज्यों के विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 47। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 48। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है अगर राष्ट्रपति अपने पद से रिक्त होते हैं तो कितने दिनों के अंदर या कितने महीनों के अंदर राष्ट्रपति का जो है स्थान भरा जाना चाहिए। तो 6 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है या वो पद त्याग कर देते हैं या उन पर महाभियोग चला के उसको हटाया जाता है, तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति जी का चुनाव होना चाहिए पद का। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 49। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं अगर मान लीजिए पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण उत्पन्न होने वाले रिक्ति की दशा में, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जी का पद किसी कारणवश रिक्त हो गया है तो कितने समय में जो है उसको पद को भर देना चाहिए, यानी कि उनका निर्वाचन हो जाना चाहिए
तो रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर, ये ध्यान रखेंगे। 6 महीने के अंदर जो है चुनाव हो जाने चाहिए और निर्वाचन हो जाना चाहिए राष्ट्रपति जी के पद के लिए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 50। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो 6 महीने का है। ये देखेंगे प्रश्न संख्या 51। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, तच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, तच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ये बोला जा रहा है। उपराष्ट्रपति बोला, उपराष्ट्रपति कितने समय तक जो है राष्ट्रपति जी के पद पर रह सकते हैं अगर राष्ट्रपति जी का पद रिक्त है। तो वो ये 6 महीने के अंदर जो है चुनाव होना है, तब तक जो है कार्यभार कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी का कार्यभार संभालेंगे। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति जी का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, ये है बात। आगे देखेंगे तो यहाँ पे आंसर होगा 6 महीने के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 52। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। ये देखेंगे प्रश्न संख्या 53। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये देखेंगे प्रश्न संख्या 54। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? देखिए, अगर राष्ट्रपति जी का पद खाली है और उपराष्ट्रपति जी का भी पद खाली है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति जी का पद जो है संभाला जाएगा। प्रश्न संख्या 55। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। तो कौन धारण करेगा? अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है राष्ट्रपति जी का पद संभाला जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 56। कथन, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर है। देखिए, ये तो सरासर गलत है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता बोला है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब यहाँ पे जो बात बोली गई है, कथन बोला गया, ये भी गलत है। कथन भी गलत है और यहाँ पे कारण आर भी गलत है। क्यों? देखिए, अनुच्छेद 53 जो है, अनुच्छेद 53 में ये बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति जी पे निहित करेगी। यानी कि जो भी कार्य होंगे राष्ट्रपति जी के, वो किसकी अनुशंसा पर होंगे? कार्यपालिका की अनुशंसा पर होंगे। तो इसीलिए जो है राष्ट्रपति जी के किसी भी कार्य पर जो है उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्यों? किनकी अनुशंसा पर कार्य करते हैं? कार्यपालिका की अनुशंसा। ये ध्यान रखेंगे। डायरेक्टली जो है वो कार्य नहीं करते हैं, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में इसलिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दोनों ही गलत है, ये ध्यान रखेंगे। क्या देखेंगे? संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ध्यान रखेंगे, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, इसलिए राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति जी के किसी भी कार्य को न्यायालय में जो है
उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये है बात, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 57, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा है, ठीक है। भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन, ये ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 58, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करते हैं तो किस कंडीशन में भंग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग तभी कर सकते हैं, पहले वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा लेनी पड़ेगी उनको, तब लोकसभा को वो भंग कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, ठीक है। अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जो मंत्रिमंडल है उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री, मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को मैं पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 59, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो मंत्रिपरिषद की सलाह अनुशंसा पर या उनकी सलाह पर, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 60, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति जी द्वारा संयुक्त बैठक आहूत की जाती है 108 आर्टिकल के अंतर्गत, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 61, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी द्वारा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 62, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 63, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय। ये ध्यान कि अगर राष्ट्रपति जी की इच्छा है या उनकी इंटेंशन है कि वो संयुक्त बैठक को बुलाएं, ठीक है, तो ही जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो राष्ट्रपति के आशय, राष्ट्रपति जी के आशय में, यानी इंटेंशन में। तो राष्ट्रपति का आशय, अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 64, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बोल रहे हैं यहाँ पे। वह संसद का एक संगठक का भाग है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संसद मिलकर बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का गठन होता है। तो संसद के संगठक का भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं, ये भी सही है, दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है। हाँ, तो वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं, बी राइट आंसर होगा। चर्चा में भाग नहीं है तो बी राइट आंसर होगा, दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या सी, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, बिल्कुल सही है। तो 8, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं, बिल्कुल 123 के अंतर्गत अध्यादेश लागू करने की शक्ति है उनके पास, ये भी सही है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक का भाग है,
अनुच्छेद 86 के तहत वे प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत क्या है उनके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 65। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है, कारण भी सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ये राइट आंसर हुआ। क्योंकि अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। ये देखेंगे। प्रश्न संख्या 66। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देंगे तभी वो जो है विधेयक क्या बनेगा, कानून, अधिनियम बनेगा या कानून बनेगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति जी उसमें हस्ताक्षर कर देंगे तभी कोई विधेयक अधिनियम बनता है। ठीक है, ये किसमें, आर्टिकल 111 में ये बात कही गई है। प्रश्न संख्या 67। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह था, तो किस मामले में अभी तक जो है राष्ट्रपति जी ने अपनी वीटो की शक्ति का जो है प्रयोग किया है? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में अभी तक एक बार ही अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है राष्ट्रपति ने, और इसमें भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक यानी एब्सोल्यूट वीटो अर्थात स्पष्टता सहमति रोक लेने का प्रयोग किया था। यानी किसका, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था, यानी रोक दी थी सहमति। इसने किया था सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, कब, 1954 में। जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। यहाँ पे पॉकेट वीटो की बात कर रही है, अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित करना। ठीक है, पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है, जो विधेयक है संसद ने पारित कर दिया, लोकसभा राज्यसभा ने, उसको अनिश्चित काल के लिए लंबित कर दिया जाना, इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। तो सर्वप्रथम जो है यानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। हम एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। इन्होंने पॉकेट वीटो की बात कही है, वीटो की बात की है इन्होंने। ठीक है, तो वीटो, हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ अभी ऑप्शन में यही है, सी। ठीक है, ये याद रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक में। ठीक है, भारतीय, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ज्ञानी जैल सिंह ने, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में। देखिए यहाँ पे एक नीचे लिखा गया है, क्या अत्यांतिक वीटो जो होता है वो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है। यानी कि जो अत्यांतिक वीटो होगा वो मंत्रिपरिषद की इच्छा पे होता है, परंतु पॉकेट वीटो जो होता है वो स्वेच्छा से करते हैं राष्ट्रपति पर। तो पॉकेट वीटो की शक्ति है वो स्वेच्छा से है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 68। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार कहा जाता है, यानी पॉकेट वीटो कहा जाता है? सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ये किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है, कब, 1986 में, और किसके लिए, डाकघर संशोधन विधेयक के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यानी जैल सिंह ने सर्वप्रथम जेवी वीटो का प्रयोग किया 1986 में। प्रश्न संख्या 69। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? यहाँ पे बोला गया है कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राष्ट्रपति जी को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर स्वीकृति को रोकने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 111, ये ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए यहीं रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है राष्ट्रपति चैप्टर के वो करेंगे। धन्यवाद।